हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के शानदार एमसीक्यू प्लस थ्योरी के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे मध्य प्रदेश की। आप और याद रखिए, मध्य प्रदेश के बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी हम आपको इस बार कराने वाले हैं। और याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 और 22 में जो एग्जाम हो चुके थे उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आने वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड करके आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो तैयार हो जाइए सभी अपने अपने। याद रखिए, आप कॉफी और पेन को लेकर बैठिए, क्योंकि हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन। कल हमने 26 क्वेश्चन तक देख लिए थे और 27वें नंबर के क्वेश्चन सबको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैतूल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सागर, सी हो जाएगा हमारा कटनी और डी हो जाएगा हमारा उज्जैन। इसका सबसे पहले जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कटनी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटनी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है स्थित है दोस्तों, तो कटनी है। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको देता हूँ, क्योंकि हमको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स जानना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बदलता है तो किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है मंगलनाथ में, इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी मंगलनाथ। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हर एक चीज को बारीकी से समझिए। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मंगलनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर है? उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन को। उज्जैन में। क्लियर है? भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु क्या है दोस्तों? मनोहर गांव। क्या है? मनोहर गांव कटनी है दोस्तों। कहां पर है? मनोहर गांव है, जो किस जिले के अंतर्गत आता है? कटनी में आता है। अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का बिंदु केंद्र स्थित है, तो मैंने कटनी ऑप्शन लगाया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु या कह सकते हैं जो कहां पर माना जाता है, मंगलनाथ, जो कि हमारा उज्जैन का मंदिर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत का भौगोलिक, एक और पॉइंट में यहाँ पर लिखूंगा, भारत का भौगोलिक, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव, मनोहर गांव, या कहीं कहीं पर आपको करौंदी भी देखने के लिए मिलेगा। मनोहर गांव करौंदी, जिला कौन सा लगता है? कटनी। अब आपकी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक ना? और मैं आपको बता दूं, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है यहाँ पर। अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, क्या हो जाएगा दोस्तों? बरसाली गांव बैतूल में है। कहां पर है? बैतूल में है। ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंट थे जो आपको समझाने थे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है, तो कटनी में है। और पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है मंगलनाथ, जो उज्जैन में भी है। और एक और मनोहर गांव कटनी में है, जो कि मैंने आपको अभी टिक कराया। और अखंड भारत का अगर केंद्र बिंदु की बारे में बात कर ली जाए तो बरसाली गांव जिला बैतूल आता है। क्लियर है? आता है। सब क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर महासीर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर खास मछली, सी हो जाएगा हमारा कैटफिश, डी हो जाएगा हमारा गोल्ड फिश। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो राजकीय मछली है वो कौन सी है? महासीर इज द राइट आंसर।
अच्छा, अब महासीर हो गई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका मैं वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा जिसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और प्रजाति कौन सी है जी? प्रजाति है हमारी टोर, ठीक ना। और बहुल्य क्षेत्र कहाँ पर है? अब मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है महासीर, ये तो पता चल गया। और ये वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा है, और प्रजाति टोर की है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो बाहुल्य क्षेत्र है, इसका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हो गया, और खरगोन और खंडवा में पाई जाती है। खरगोन और खंडवा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली हमारी महासीर थी, और प्रजाति वैज्ञानिक नाम क्या था इसका? टोरटूटोरा। और प्रजाति कौन सी थी मछली की? टोर, ठीक ना। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है, यानी कहाँ पर पाई जाती है जी? तो नर्मदा नदी और खरगोन और खंडवा के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और अपना 29वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे ही विस्तार से जानेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए एग्जाम में, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का दृष्टि से, यानी कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंदौर, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा भोपाल, सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर चंबल, और डी हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर शहडोल। सभी को इसका राइट आंसर देना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शहडोल है। मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो शहडोल है। और मैं आपको बता दूं, जनसंख्या में भी सबसे छोटा संभाग ये हमारा शहडोल आता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग आता है जबलपुर आता है, सभी को पता है। क्लियर है? चलिए, और जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा, देखिए सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया हमारा? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे जो छोटा संभाग हमारा शहडोल हो गया। कौन सा हो गया? शहडोल, ठीक है। तो किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग हमारा जबलपुर है। अगर वही अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? चलिए, तो सबसे बड़ा संभाग है हमारा इंदौर। कौन है? इंदौर। क्लियर है? हमने क्या क्या जाना इस क्वेश्चन में? तीन क्वेश्चन क्लियर कर ले एक ही क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने जाना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वह कौन सा है? शहडोल है। अब वहीं अगर बात करते हैं सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है हमारा? तो जबलपुर हो गया था। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना कि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। क्लियर है? हमने सारा जान लिया, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब इसके बाद जो 30वें नंबर का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है हमारा, ठीक है ना। और मैं इसको बहुत विस्तार से समझाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को इससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है टच होकर, तो वो भी आपका कभी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस उम्मीद और रिक्वेस्ट इतनी सी करता हूँ दोस्तों, तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
इन क्वेश्चनों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगली जो क्लास आएगी हमारी, उसमें हम आपको क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है, जहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि जॉब अपडेट्स हुआ, करंट अफेयर हुए, ठीक ना, और इन्हीं क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से दो जिले दो राज्यों को स्पर्श करते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से दो जिले हैं जो दो राज्यों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक ना। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा शिवपुरी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर रीवा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बालाघाट, डी हो जाएगा हमारा अलीराजपुर। आपको बताना है कि वो जिला कौन सा है जो दो राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए हैं, केवल एक सही, केवल एक और दो सही, और तीसरा है एक तीन चार सही, और डी हो जाएगा हमारा तीन और चार सही। इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक तीन चार सही है। जो क्या करते हैं, ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, एक तीन चार में यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तीन चार, ये तो दो जो जो जिले हैं मध्य प्रदेश के तीन, ये क्या करते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? दो राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ये कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। तो अभी तो हमने आपको बता दिया ये कि ये राज्य, अब ये जिले हैं, किन किन के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा शिवपुरी जिला है, ये किसके साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। किसके साथ? उत्तर प्रदेश और किसके साथ? राजस्थान के साथ, ठीक ना। अब दूसरा आ जाता है, दूसरी में क्या है, दूसरा है रीवा, ठीक ना। तो रीवा किसके साथ बनाता है? किसी के साथ नहीं बनाता है, ठीक ना, रीवा को छोड़। अब उसके नीचे क्या है? बालाघाट है। क्या है? बालाघाट। तो बालाघाट किसके साथ सीमा बनाता है? तो बालाघाट बनाता है हमारे किसके साथ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के साथ। याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं और आने की संभावना भी है, ठीक ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ही जाता है कि बताइए शिवपुरी जो जिला है मध्य प्रदेश का, वह किन राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? छत्तीस, तो शिवपुरी किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और बालाघाट हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब बात आ जाती है किसकी? अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर किसके साथ सीमा को बनाता है? तो गुजरात किसके साथ बनाता है? चलिए, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? गुजरात के साथ और महाराष्ट्र का सीमा बनाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगर इसकी जगह पर मैं मुरैना लिख दूं, अगर क्या लिख दूं, मुरैना लिख देता हूँ। चलिए, काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर लिख देता हूँ, और भी जो राज्य हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का एक और जिला है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूंगा, मुरैना। क्योंकि जब मैंने बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा और बता दूं, जो मुरैना हमारा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वह किसके साथ सीमा बनाता है? तो वह बनाता है हमारा राजस्थान, राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। क्लियर है? अब तो आप लोग भूलेंगे नहीं ना। चलिए, अब मुरैना के बाद एक और जिला है सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। तो सिंगरौली किस किस के साथ बनाता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। सिंगरौली जो है, सिंगरौली किसके साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो मैंने अधिकतर अधिकतर आपको सारे के सारे जो है जिले बता दिए जो सीमा बनाते हैं, ठीक ना। जिसमें उत्तर प्रदेश, जो शिवपुरी जिला है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। बालाघाट हमारा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बनाता है। अलीराजपुर हमारा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बनाता है। मुरैना हमारा राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद के साथ सीमा बनाता है।
सिंगरौली जो हमारा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। और एक और जिला मैं यहाँ पर अगर लिख दूं, क्योंकि वो भी छूट रहा है, मैं चाहता हूँ वो भी लिख देता हूँ, जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक और जिला है उसका नाम है झाबुआ। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। झाबुआ, झाबुआ बनाता है गुजरात, गुजरात व राजस्थान, ठीक ना। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी 31वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और उसमें भी हम थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाएंगे कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो सीमा है वह किस राज्य के साथ सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुजरात, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर राजस्थान, सी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, और डी हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। चलिए, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किससे लगती है, ये आपको बताना है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, हम आपको बता दें। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से लगती है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। और मैंने इसके पहले की क्लास में कल आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें कौन कौन से राज्य थे हमारे? उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, गुजरात था, महाराष्ट्र था और छत्तीसगढ़ था, ठीक ना। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कल मैं आपको बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आपको दिशाएं भी बता दी थी कि किस दिशा में कौन सा राज्य है, ठीक ना। चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब जो 32वें नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो जल्दी से उसको देख लेते हैं। चलिए, तो 32वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, ठीक ना। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18, सी ऑप्शन हो जाएगा 12, और डी हो जाएगा हमारा 10। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। और वो जिले कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। और इसकी पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक एक जिला बताऊंगा। कर्क रेखा जो है मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? थोड़ा सा बेसिक बेसिक पहले आपको बता दूं मैं। कर्क रेखा कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिवासी गंगा के नाम से, आदिवासी आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात, आदिवासी गंगा के नाम से जो विख्यात नदी है वो कौन सी है? चलिए, आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी, कौन सी नदी है? माही नदी,
माही नदी को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या जाना, हमने जाना मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद हमने आपको बताया कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मध्य से गुजरती है और आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम इतना ही रहने देते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन भी हमको जानना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। चलिए इन क्वेश्चनों को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में हम संडे के दिन आपके लिए लाइव आएंगे, ठीक है ना? और हो सकता है आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतने सारे कंटेंट, इतने सारे टॉपिक्स को हम उठाकर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और याद रखिए कोई भी मन में डाउट्स हो, कोई भी मन में डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले या किन जिलों से होकर गुजरती है। आपको बताना है इनमें से कुछ जिले दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कर्क रेखा हमारी किन जिले से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा रतलाम, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजगढ़, सी हो जाएगा सीहोर और डी हो जाएगा हमारा दमोह और 5वें नंबर का हो जाएगा हमारा सागर और 6वें नंबर का उमरिया। आपको बताना इतने सारे जिलों में से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 1 3 4 और तीसरा ऑप्शन होगा 1 3 5 6 उपयुक्त सभी, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का जाएगा उपयुक्त सभी, राइट हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जिले। मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों से क्या होता है, कर्क रेखा हो जाती है। कौन कौन से जिले हैं, मैं 14 जिलों के अब नाम आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये रतलाम, राजगढ़, सीहोर, दमोह, सागर, उमरिया इन जिलों से तो होकर गुजरती है, इसके साथ साथ वो 14 जिले कौन कौन से हैं ये भी कुल मिलाकर, इनको मिलाकर 14 जिले हैं। तो मैं 14 जिलों के नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला जिला कौन सा है हमारा, तो सबसे पहला जिला हो जाएगा हमारा रतलाम, ठीक ना। और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा हमारा, राजगढ़। तो यहाँ पर लिख दो रतलाम। रतलाम के बाद इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे लिखूंगा क्या, उज्जैन। उज्जैन के बाद तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा शाजापुर। चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा राजगढ़। 5वें नंबर पे हो जाएगा हमारा सीहोर। 6वें नंबर पे हो जाएगा हमारा भोपाल। 7वें नंबर पे हो जाएगा हमारा विदिशा। विदिशा के बाद 8वें नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, रायसेन। और 9वें नंबर पे हो जाएगा सागर। 10वें नंबर पे हो जाएगा हमारा दमोह। सागर हो गया, दमोह हो गया। 11वीं पे हो जाएगा हमारा जबलपुर। 12वीं पे हो जाएगा कटनी। 13वें नंबर पे हो जाएगा हमारा उमरिया। ये पूरे 14 जिले में आपको बता रहा हूँ जहां से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जिलों से होकर गुजरती है। अब 14वें नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, शहडोल। चलिए देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था 14 जिलों से होकर गुजरती है। और वो 14 जिले कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले कौन सा है, रतलाम है। दूसरे नंबर पे उज्जैन। तीसरे पे आ जाएगा हमारा शाजापुर। चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा राजगढ़। 5वें पे सीहोर। 6वें पे भोपाल। 7वें में विदिशा। 8वें में रायसेन है। 9वें नंबर पे हमारा सागर। 10वें नंबर पे दमोह। 11वें नंबर पे जबलपुर। 12वें नंबर पे कटनी और 13वें नंबर पर उमरिया और 14वें नंबर पर हमारा शहडोल आ जाएगा। हो गए ना पूरे 14 जिले। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलिए अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 34 नंबर का, उसको देख लेते हैं जल्दी से हम। चलिए क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय यानी IST रेखा गुजरती है। आपको बताना है यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय यानी IST की रेखा गुजरती है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा जबलपुर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंदौर। सी हो जाएगा सतना और डी हो जाएगा हमारा शिवपुरी। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देगा।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, सिंगरौली इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सिंगरौली इज द राइट आंसर। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली जिले से। किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। याद रखिए कभी कभी क्या होता है संभाग का नाम पूछ लिया जाता है, तो रीवा संभाग के अंदर क्या आता है हमारा, सिंगरौली आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 34वें नंबर का, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, 35वें नंबर का सॉरी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब जो 35वें नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो मैं आपको शायद पहली क्लास में बता चुका हूँ, उसके बारे में आपको विचार करना है, कौन कौन सी कसम इसके बारे में सही है, कौन सी गलत है। अब सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है हमारा, इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है ना। और इसमें दूसरा पॉइंट कहता है इसमें गेहूं और सोयाबीन की बलियां भी अंकित है, ठीक है। तीसरा है केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ सिंह की आकृति और राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। सही विकल्प को इसमें से हमको छांटना है, और इसके बाद पहला सही है, दूसरा एक और दो सही है, और तीसरा एक तीन सही है, केवल चौथा सही है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये जानना जरूरी है हमारे लिए। चलिए चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एक एक पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले राजकीय चिन्ह के बाहर 24 क्या होते हैं, 24 स्तूप अंकित है, ठीक है ना। 24 स्तूप अंकित है, और इसके बाद एक व्रत है जिसकी क्या उसकी तस्वीर और विकास असीम संभावना का प्रतीक है। और इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है, यानी सारा हमारा सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा एक दो तीन तीनों सही है हमारे, ठीक है ना, तीनों सही है। चलिए सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा सा इसमें मुझको गड़बड़ लगा है इसको, चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। मैंने आपको बता तो दिया केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन इरेज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए इसको लास्ट में देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई हैं, ठीक है ना। चलिए मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेहूं और सोयाबीन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेहूं और धान, तीसरे नंबर का हो जाएगा हमारा गेहूं और चना, और हो जाएगा हमारा गेहूं और कपास। सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है, देखते हैं सबसे पहले इसका कौन राइट आंसर देगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई हैं, ठीक है ना। जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको जो क्वेश्चन समझाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प कौन सा है, ये ऑप्शन होगा हमारा सफेद लिली, भी हो जाएगा हमारा और गुलाब, और सी ऑप्शन होगा हमारा कमल, और ये हो जाएगा हमारा चमेली। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सफेद लिली इज द राइट आंसर। राजकीय पुष्प क्या है, सफेद लिली, ठीक है ना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक इसका नाम है लीलियम कैंडिमम, ठीक है ना। चलिए क्लियर है यहाँ तक। इसका बहुक्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास आप सभी को पसंद आएगी। इन क्वेश्चनों को लेकर आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। और एक चीज और, क्लास को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ याद रखना, आपके लिए और भी क्लासेस हैं। शाम 7 बजे विज्ञान की क्लास आती है, साइंस की क्लास आपके लिए पुरुष के लिए। सुबह 8 बजे मैथ की क्लास, 11 बजे आपके लिए रीजनिंग क्लास, ठीक है ना। इतनी सारी क्लासेस हैं आपके लिए, सारी की सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।